हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेज में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारा चुनाव और प्रतिनिधित्व पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। ये पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप दोनों पार्ट देख के अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। रेगुलरली मंडे से सैटरडे शाम में 6 बजे क्लास चल रही है, जो आपको रेगुलरली ज्वाइन करनी है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, क्विजेस और बाकी का सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो एक ही जगह सभी कंटेंट पाने के लिए, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो चेक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं जरा फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सभी टॉपिक्स, चुनाव, वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और उसी के साथ साथ चुनाव प्रणाली के प्रकार कौन कौन से, इनके बारे में बात कर ली थी। आज हमें आरक्षण, चुनाव आयोग और भारत में चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात करनी है। तो फटाफट से देखते हैं भाई। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको बाकी सभी अपडेट, सभी नोट्स, क्विजेज और लाइव क्विजेज के अंदर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत सारा कंटेंट हम कंटिन्यूअसली शेयर करते रहते हैं। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं भाई जरा, आरक्षण है क्या। आरक्षण से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें समाज के वह वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उन्हें किसी संस्था, सरकार या क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो देखो, हर समाज बराबर नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो आर्थिक रूप से, संख्या के रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। अब उन्हें उतने मौके नॉर्मली नहीं मिल पाते, तो ताकि वो भी आगे बढ़ सके, अपना विकास कर सके, इसीलिए उन्हें क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। कुछ विशेष सीटें उनके लिए क्या कर दी जाती हैं, निश्चित कर दी जाती हैं, जिससे वो भी क्या कर सके, उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अब भारत में भी आरक्षण की व्यवस्था है, और जैसा कि हर व्यवस्था के साथ होता है कि उसके कुछ गुण होते हैं और कुछ उसकी कमियां होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे अच्छे से समझना कि आरक्षण के गुण क्या है। देखो, आरक्षण की वजह से आर्थिक उन्नति में सहायता मिलती है। नॉर्मली जो लोग संख्या में कम होते हैं तो उनके लिए फिर विकास कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो आरक्षण उन्हें एक मौका देता है विकास करने का, अपनी आर्थिक उन्नति को बढ़ाने का। सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है, उनका समाज में सम्मान बढ़ता है। जब वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच पाते हैं तो उनका सामाजिक सम्मान बढ़ता है। उनके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय होता है कि भाई अगर बहुसंख्यक वर्ग सभी सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करेगा तो यह अल्पसंख्यक वर्ग के साथ क्या है, अन्याय है। तो इसीलिए आरक्षण की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय भी उस श्रेणी के अंदर आ पाता है जिससे वो सामाजिक और आर्थिक जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा पाता है। विशेष जो पिछड़े वर्गों की निर्धनता है वो कम होती है, इसकी वजह से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी निर्धनता में कमी आती है। साथ ही साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है पिछड़े वर्ग में, क्योंकि उन्हें उससे ये समझ आता है कि भाई इससे हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, और राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है। देखो, अगर आप गौर करो तो क्योंकि उनकी संख्या कम होती है या वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से चुनाव लड़कर क्या करना भाई, राजनीति में आना मुश्किल होता है। पर जब उनके लिए कुछ सीटें निर्धारित कर दी जाती है तो उसकी वजह से वो राजनीति में आ पाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, जिस वजह से उनकी राजनीति में रुचि बढ़ती है, उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है। पर हर चीज की तरह इसकी भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं भाई आरक्षण की? तो पहला तो इसकी वजह से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ज्यादातर आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। इससे सभी को लाभ नहीं होता, यानी उस पर्टिकुलर जाति के अंदर भी जो प्रभावशाली वर्ग है, यानी जो आर्थिक रूप से ज्यादा सबल है, उसे ज्यादा फायदा होता है और अन्यों को कम फायदा होता है। समानता के अधिकार में कमी आती है इसकी वजह से। समानता के अधिकार का क्या होता है, नुकसान होता है कि भाई एक तरफ आपने नॉर्मली देखा होगा कि भाई जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अच्छे मार्क्स लाकर भी कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्ट नहीं होते, जबकि एससी एसटी में उनसे कम मार्क्स होने पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समानता का नुकसान होता है। अलग अलग समूह बन जाते हैं इससे जाति के आधार पर देश के अंदर, और लोक सेवा में गिरावट आती है, यानी लोगों के मन में अपने जो उनकी जाति है, उनका पर्टिकुलर वर्ग है, उसका विकास करने में ज्यादा ध्यान रहता है, और लोक सेवा की भावना कहीं ना कहीं इससे क्या होती है, कम होती है। अब ये हमारे को समझ आ गया। अभी तक हमने वयस्क मताधिकार भी समझ लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने आरक्षण समझा, उसके बारे में भी बात कर ली। अब हमें बात करनी है कि भारत में आखिर चुनाव होते कैसे हैं, और वो समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भारत में चुनाव करवाता कौन है। तो भारत में चुनाव करवाया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग। इसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है भाई? इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। क्या? इलेक्शन कमीशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 में इसके बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है।
रचना किस प्रकार होती है इसकी, तो देखो चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और कुछ अन्य चुनाव, यानी एक तो हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कौन निर्धारित करता है भाई, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इनकी जो नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राष्ट्रपति नियम बनाकर इसे क्या कर सकता है, निश्चित भी कर सकता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि बच्चों हमने सभी क्विजेस डाल रखे हैं इन चैप्टर्स के, तो आप जाकर उन्हें अटेम्प्ट करो, इससे आपको क्या होगा, एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा और कुछ जो डेटा वगैरह है, जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको याद भी हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई चुनाव आयोग के कार्य और इसकी शक्तियां क्या है। ये देखो ये दोनों सेम है, जो उसकी पावर होगी वही काम वो कर सकेगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो पहला काम है इसका चुनाव का निरीक्षण करना, यानी उसकी देखरेख करना। दूसरा काम है उसका निर्देशन करना कि यानी चुनाव कैसे होंगे, कहां होंगे, किस प्रकार होंगे, और उसके बाद उसका नियंत्रण करना कि सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चले। मतदाता सूचियां यानी जो हमारी वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट भी किसके द्वारा बनाई जाती है भाई, चुनाव आयोग द्वारा। राज्य विधानमंडल यानी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्यों में, वो इसके द्वारा कराए जाते हैं। और संसद के चुनाव यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो भी, लोकसभा राज्यसभा के, वो भी चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों की व्यवस्था करवाता है। जितने भी राजनीतिक दल है यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को मान्यता देना और किसी पॉलिटिकल पार्टी को समाप्त करने का काम भी कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। चुनाव चिन्ह देना, आपने देखा होगा भाई हर पार्टी का एक अलग से चिन्ह होता है, जैसे बीजेपी का कमल का निशान है, ठीक है, जो आपके कांग्रेस पार्टी है उसका हाथ का निशान है। तो ये सब चुनाव चिन्ह कौन देता है भाई, चुनाव आयोग। आचार संहिता लागू करता है कि किस प्रकार से चुनाव प्रचार होगा, किस प्रकार से व्यवस्था होगी, और निर्देश जारी करता है, किसका निर्देश जारी करता है भाई, चुनाव का। ठीक है, तो ये सभी कार्य और शक्तियां हैं किसकी, चुनाव आयोग की। अब हम समझते हैं कि भाई भारत में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है, यानी क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें की जाती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, चुनाव क्षेत्र को निश्चित किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक राज्य है, तो इसमें चुनाव क्षेत्र निर्धारित करते हैं कि भाई ये हो गए 4 क्षेत्र। अब इन 4 क्षेत्रों में से एक एक क्या किया जाएगा, विधायक चुना जाएगा। तो ये जो क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं ये कौन करता है भाई, चुनाव आयोग। दूसरा काम करता है मतदाताओं की सूची बनाता है, यानी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में से कितने लोग वोट देंगे उनकी लिस्ट बनाता है, इसमें से कितने वोट देंगे उसकी लिस्ट बनाता है। तो इस तरीके से क्या करता है, मतदाता सूची बनाता है। चुनाव तिथि की घोषणा करता है, भाई चुनाव कब होंगे उस डेट की घोषणा करता है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यानी वो अधिकारी जो चुनाव करवाएंगे उनकी नियुक्ति करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, यानी वो जगह जहां पर जाकर वोटिंग की जाएगी उनको निर्धारित करता है। फिर आते हैं कौन, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो आकर चुनाव आयोग में अपना नामांकन देते हैं। ठीक है, यानी अपना नाम देते हैं। अगर किसी भी वजह से उन्हें नाम वापसी लेना हो तो वो वापसी भी ले सकते हैं। उसके बाद की जाती है सभी की जांच। ठीक है, यानी ठीक प्रकार से जांच की जाती है और उसके बाद शुरू होता है क्या, चुनाव अभियान। ठीक है, चुनाव अभियान के अंतर्गत क्या होता है भाई कि जैसे मान लीजिए रैली हो गई, भाषण वगैरह होते हैं, प्रचार प्रसार जो होता है, तो जिसे आप चुनाव प्रचार भी कह सकते हो। फिर उसके बाद होती है वोटिंग, जिसके अंदर सभी आम जनता जो भी वोटिंग लिस्ट वोटर लिस्ट के अंदर है वो जाते हैं और अपना वोट कास्ट करके आते हैं। फिर उसके बाद होती है वोट्स की गिनती यानी कि मतगणना। उसके बाद देखा जाता है कि भाई किसने कितना चुनाव खर्च किया, क्योंकि चुनाव के खर्च की भी एक क्या है, लिमिट है। ये आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओगे कि कितनी लिमिट है, तो उसकी क्या की जाती है भाई, चेक किया जाता है। उसके बाद अगर कभी ऐसा लगे कि कोई गड़बड़ी हुई है चुनाव के अंदर, तो उसके खिलाफ क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। भाई चुनाव आयोग के अंदर जाकर प्रार्थना की जाती है। और अगर कोई गड़बड़ी ना हो तो नॉर्मली रहता है सब, पर अगर गड़बड़ी हो तो उस व्यक्ति को हटाकर दोबारा से उस क्षेत्र में चुनाव कराए जाते हैं और इस तरीके से भारत में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती है। पर ऐसा नहीं है कि भारतीय चुनाव प्रणाली पूरी तरह से ठीक है, इसमें भी कुछ कमी है। तो क्या कमी है, देखो सबसे पहला क्या है कि प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, दोषयुक्त है। अगर आप गौर से देखो तो हमारे यहां पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम काम करता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसे याद रखना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसे याद रखना। यानी अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए 100 वोट डाले गए, तो अगर किसी व्यक्ति को 51 वोट भी मिल गए तो वो जीत जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि बाकी के 49 लोग तो चाहते थे ना कि वो नहीं बने, तभी तो उन्होंने इसको वोट नहीं दिया, पर फिर भी वो उनका नेता बन गया। तो ये एक समस्या है भाई, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसे एफपी टीपी भी कहा जाता है, एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत बार पूछ लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले वो क्या बन जाता है, नेता बन जाता है। इसके अलावा क्या समस्या है भाई, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अब बहुत सारे राजनीतिक दल होने से वोट बढ़ जाते हैं। भाई मान लीजिए 4 पार्टियां हैं, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए कितनी पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि भाई इसे मिले मान लो 20 वोट, इसे मिले 30 वोट, इसे मिले 20 वोट, इसे मिले 10 वोट।
ठीक है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा इसे मिले, पर बाकी के ये सब जो लोग हैं वो तो नहीं चाहते ना कि ये जीते, पर फिर भी ये जीत जाएगा। तो ज्यादा राजनीतिक पार्टियां होने की वजह से क्या होता है, वोट बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा चुनाव प्रत्याशी होते हैं, यानी एक ही क्षेत्र से बहुत सारे लोग लड़ते हैं, जिस वजह से वोट बढ़ जाते हैं, तो और समस्या होती है। धन का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, हमने देखा है कि चुनावों के अंदर धन का प्रभाव, धन का यूज कितना ज्यादा किया जाता है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, यानी जो सरकार पावर में होती है वो कहीं ना कहीं उस सरकारी तंत्र का, पुलिस का क्या करती है, दुरुपयोग भी करती है। ऐसा कई बार देखा गया है। जनसंचार के साधनों का दुरुपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, तो जो रूलिंग पार्टी है वो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उपयोग करती है। मतों का कम प्रतिशत होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो जीता, ठीक है, अब मान लीजिए 100 में से उसे 51 वोट मिले तो वो जीत तो गया क्योंकि उसको ज्यादा वोट मिले, बट बाकी के 49 लोग तो नहीं चाहते ना कि वो जीते, तो कम वोट मिलते हैं, फिर भी एक व्यक्ति क्या होता है, जीत जाता है। उसी के साथ साथ कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद या इस पर्टिकुलर एज के बाद कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि भाई हर जॉब के अंदर क्या होती है, रिटायरमेंट की एज होती है, पर राजनीति के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब क्या है, भारतीय चुनाव प्रणाली में कमियां हैं। उसके बाद अब देखो तो भाई कमियां हैं तो सुधार कैसे किया जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा गया था, तो इसके बारे में खासा ध्यान देना, कैसे सुधार करें। पहला तो जो ये धन का गलत प्रयोग हो रहा है इस पर रोक लगाओ, ठीक है, ताकि क्या हो सके, गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके, क्योंकि आधे लोग तो इसीलिए ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, भले ही वो कितने भी काबिल हों, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है। दूसरा, मतदाता सूचियों में संशोधन किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब नहीं रहे हैं या वो क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं या बहुत नए जो शामिल हुए हैं, तो उन्हें क्या किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, एक फेयर प्ले हो सके, यानी कि फेयरली चुनाव कराए जा सके, वरना जो सरकार है वो तंत्र का दुरुपयोग करके किसी ना किसी तरीके से जीती जाएगी। बहुसदस्यीय चुनाव आयोग होना चाहिए, यानी चुनाव आयोग के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अलावा कुछ सदस्य और होते हैं, तो इनको बढ़ाया जाना चाहिए। और निर्दलीय प्रत्याशियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि निर्दलीय प्रत्याशी क्या है। निर्दलीय प्रत्याशी वो हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कांग्रेस से है, कोई व्यक्ति है वो बीजेपी से है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं होते, वो डायरेक्टली अपना चुनाव लड़ते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है। तो ऐसे में इनके साथ क्या होता है कि भाई देखो उनकी कोई पार्टी नहीं है, मान लो चुनाव जीत गए, मान लो बीजेपी, तो एक विधायक और चाहिए सरकार बनाने के लिए, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो इसके पास जाएंगे और इसे मनाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी मान लो ऐसे ही चाहिए, तो वो भी इसके पास जाएंगे, मनाएंगे, और मनाएंगे कैसे, पैसा देकर। तो इससे क्या होता है, बेसिकली भ्रष्टाचार बढ़ता है, और ये जिधर से ज्यादा पैसा मिलेगा उसी की पार्टी के अंदर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से समस्या होती है किसकी, निर्दलीयों की। तो निर्दलीय कौन होता है, जिसका कोई पार्टी से नहीं होता, वो बिना पार्टी के चुनाव लड़ता है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट चैप्टर था बच्चों, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर में से हैं हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किए हैं एकदम, जिससे कोई भी समस्या ना हो। कंप्लीट चैप्टर देखो 2 पार्ट्स के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विज वगैरह सब कुछ हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सभी का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेंगी वहां पर, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो बनता ही है भाई चैनल को, तभी बाकी की क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।